हेलो गाइज, आज के इस वीडियो हम लोग समझते हैं एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट प्रेजेंट हैं जो कि उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और उनके फादर या फिर उनके रिलेटिव कोई भी हो सकता है, उनके ब्रदर्स जो भी हैं, कोई भी उनको सपोर्ट उतने अच्छे से नहीं कर रहा है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब उनके पास पैसे नहीं है कि वो किसी कोचिंग को ज्वाइन करके और फिर निमसेट की तैयारी करके वो कर सके। उनके पास एबिलिटी है कि हम निमसेट को निकाल सकते हैं, हम एनआईटी में जा सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं जो कि हम इन्वेस्ट कर सकें किसी एक कोचिंग में और वहाँ से हम क्वालिफाई करके और किसी भी एनआईटी में हो जाएं। तो प्रॉब्लम मोस्टली इन लोगों को आता है जिनके पास थोड़े पैसे से फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम है। तो देखो, इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास कोचिंग की अवेलेबिलिटी नहीं है उस केस में हमारी तैयारी कैसी होगी ताकि हम अच्छे से एनआईटी कोई भी एक जो टॉप 3 एनआईटी, टॉप 3 नहीं टॉप 5 मान लो, टॉप 5 क्योंकि टॉप 5 में भी बहुत अच्छी सी कंपनी आती हैं, तो टॉप 5 की एनआईटी जो है आपको मिल सके। तो आओ इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। फर्स्ट की जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट वाले ये है, और एक है जिनको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 2 तरीके के स्टूडेंट है। अब जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है ये तो मोस्टली कोचिंग पे चले जाएंगे, इनको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तो इनका काम हो गया। बट ये प्रॉब्लम किसके पास है? प्रॉब्लम इनके पास है जो कि फाइनेंशियल उतने स्ट्रांग नहीं है। तो इस स्टूडेंट पे हम लोग फोकस करते हैं और बात करते हैं कि एक्चुअल में हमें इनके लिए क्या करना चाहिए या फिर कैसी तैयारी इनके लिए करनी चाहिए जो कि वो अपने लाइफ में एक अच्छे एनआईटी को रैंक ला सके। ठीक है, देखो ये स्टूडेंट है ना, सबसे पहले देखो मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा, उस पॉइंट के बेसिस पे आप लोग खुद से जज करिए कि मुझे जो है ये वाला रास्ता अपनाना चाहिए कि नहीं। उसके बाद अपना भी विचार बताइएगा, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप लोग फॉलो करिए, बट मेरा एक बार जरूर देखिए। देखो, फर्स्ट वाला मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि कोई एक स्टूडेंट है, जैसे देखो मान लो स्टूडेंट 1 है, ये 1 स्टूडेंट है, इसके पास इतने पैसे नहीं है कि ये कोचिंग के 50 के, कुछ लोग 60 के, कुछ लोग तो 80 के, इस टाइम तो 1-2 कोचिंग मैं नाम नहीं लूँगा, जानते होंगे 1 लाख से भी ज़्यादा ले रहे हैं कोचिंग केवल निमसेट के लिए। ठीक है, तो निमसेट के लिए इतने ज़्यादा पैसे वो लोग मांग रहे हैं, इतना ये सारी चीज़ें। बट एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि ऐसे फैमिली से आता है जिसके पास इतने सारे पैसे नहीं है एक बार में कोचिंग को देने के लिए। तो मैं अपना सिनारियो बता रहा हूँ, सेम सिनारियो आप लोग खुद से रिलेट कर सकते हैं। देखो, मैं जब स्टूडेंट था उस केस में मेरी फर्स्ट टाइम मैं बनारस गया था आईआईटी की तैयारी करने के लिए। ठीक है, आईआईटी की मैं तैयारी करने के लिए फ़र्स्ट टाइम मैं गया था बनारस। बट प्रॉब्लम ये था कि मेरी जो केमिस्ट्री थी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। फिजिक्स ठीक ठाक था, मैथ स्ट्रांग था, बट केमिस्ट्री उतनी सही नहीं थी। तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में रहा वहाँ हुआ नहीं है आईआईटी में, नहीं एनआईटी में, कोई भी एनआईटी कुछ भी नहीं मिला था मुझे। उसके बाद मैं सेकेंड टाइम तैयारी करने गया, लेकिन जब सेकेंड टाइम मैं गया उस केस में मैंने, जानते हो, केवल केमिस्ट्री का कोचिंग किया और मैं मैथ फिजिक्स इन दोनों का नहीं किया था कोचिंग। तो देखो, जब मैंने केमिस्ट्री की तैयारी किया तो मेरा केमिस्ट्री तो अच्छा हो गया, मैथ भी अच्छा था, ठीक ठाक था, फिजिक्स भी मैंने करा था। लेकिन मैं जब दिया एग्ज़ाम ना आईआईटी का तो मेरा आईआईटी में नहीं हुआ दोबारा, बट मेरा एनआईटी में हो गया था, मेरा एनआईटी में हो गया। बट इसका लंबी मेरी कहानी है कि मैं एनआईटी में फिर से एडमिशन नहीं ले पाया था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी, इस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बट मैं मतलब इतना मुझे लग रहा था कि मेरी मेहनत के साथ मुझे आईआईटी मिलना चाहिए था, बट मुझे आईआईटी नहीं मिला। रीज़न क्या था कि मैं जब अपने से इसको पढ़ने लगा, मैथ को, फिजिक्स को ना, तो मैं इसको उतना वैल्यूएबल टाइम नहीं दे पा रहा था। मतलब कि अपने मन से ठीक है, जो मेरा प्रीवियस टीचर पढ़ाया था मैं उसी पे फोकस कर रहा था। बट ये केमिस्ट्री को मैंने टीचर पढ़ाया तो जो अच्छे से किया था। इन दोनों को तो मैं जब टीचर पढ़ाते फर्स्ट टाइम जब मैं तैयारी किया था बहुत अच्छे से किया था, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। लेकिन सेकेंड टाइम ये अच्छा हो गया, ये दोनों उतना अच्छा नहीं गया। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ इसके बारे में, वो बात ये है कि जब मैं स्टूडेंट था, अगर मैं सेकेंड टाइम जब मैं आईआईटी की तैयारी करने गया उस टाइम मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इन तीनों को मैं अगर तैयारी करता तो हो सकता था कि थोड़ा टीचर का गाइडेंस मिले और थोड़ा उस टाइप के सब्जेक्ट क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने का मुझे बहुत सारे टेस्ट सेट मिल जाते तो मैं कर सकता था। तो देखो, जो स्टूडेंट को लगता है कि बिना कोचिंग के मैं निकाल लूँगा, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। बट देखो, इसमें जो फाइनेंशियल जो वीक है ना,
ये वाले स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं। एक तो एकदम से वीक है कि मतलब उनके पास कोई हेल्प नहीं कर सकता, उनके रिलेटिव भी कोई नहीं दे सकता, या फिर उनकी घर पे इतने पैसे नहीं हैं, प्रॉपर्टी उतने नहीं है कि वो करा सकता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास घर से, जो लोग गाँव के, स्पेशली गाँव के, उनके पास कुछ खेत होते हैं, कुछ मतलब एक्स्ट्रा खेत हैं। जैसे मेरे केस में मेरे पास खेत था, मेरे मतलब फाइनेंशियल में उतना स्ट्रांग नहीं था, तो मेरे कुछ खेत को ना गिरवी रखा गया था। गिरवी वर्ड ऐसा है कि हम पैसे उससे ले लेते हैं और उसके बदले में मेरा खेत ये यूज़ करता है तब तक जब मैं पैसे इसको रिटर्न नहीं करूँगा, इस तरीके से। तो मेरा केस ये था कि मैं ऐसे देकर एडमिशन करा लिया था, मतलब तैयारी करने गया था। तो मेरा रिकमेंड क्या होगा, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा कोई थोड़ा हेल्प कर सकता है, मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं आपके रिलेटिव से, या फिर आपका ऐसा कंडीशन कुछ हो, या फिर कुछ भी मतलब कोई भी तरीका हो जिससे कि हाँ एक होप आपके पास है कि हाँ वहाँ से अगर हम पैसे लेके कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो बहुत मैं मतलब मोस्टली रिकमेंड करूँगा कि आपकी कोचिंग जाइए, कोई एक कोचिंग पकड़ लीजिए। अच्छा, अब ये पूछना है कि कोचिंग कौन सा, मैं कोचिंग किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा यहाँ पे। आप लोग खुद से रिसर्च करिए कि ठीक है मैं 20,000 मेरे पास हो तो 20,000 रुपये के हिसाब से कौन सी कोचिंग मेरे लिए बेस्ट होगी, उसका रिव्यू देखिए, उसके टीचर का वहाँ पे सिलेक्शन देखिए कैसा है। बहुत सारी चीज़ें आप रिसर्च खुद से करके आप लोग वहाँ कोचिंग में जा सकते हैं। बट मेरा फर्स्ट रिकमेंड आप लोगों को यही होगा कि आप लोग कोचिंग ज़रूर पकड़ लिए। अच्छा, कोचिंग पकड़ने का फ़ायदा क्या है, देखो मान लो मैं निमसेट का मुझे एग्ज़ाम देना है, ठीक है, निमसेट का एग्ज़ाम देना है। तो इस केस में जब निमसेट की एग्ज़ाम देने के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग में क्या होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होता है और फिर जनरल कंप्यूटर होता है, ठीक है। इन सारे 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर देखो कोई एक टीचर आके इस सब मैथ को पढ़ा रहा है, फिर उस पर क्वेश्चन करा रहा है, तो आपका फोकस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे होगा हाँ ये टीचर सब्जेक्ट ये टॉपिक पढ़ा दिया, इस पर क्वेश्चन करा रहे हैं, इस पर टेस्ट सीरीज चला रहे हैं इस वाले चैप्टर पे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस पर होती है। तो हमें जाने अनजाने में ना इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा हो रही है। अच्छा, रीजनिंग में भी सेम हो गया, इंग्लिश में भी और जनरल कंप्यूटर में भी सेम हो गया। तो इनसे में क्या होता है ना, जब आप कोचिंग जाते हैं, अच्छा आप खुद से पहले पकड़ लीजिए, अपने दिमाग में रखिए कि अगर आप कोचिंग जब नहीं मतलब जब आप 10th या 12 में थे, उस टाइम जब आप स्कूल जाते थे, तो स्कूल के टाइम पे जब आप स्कूल में जाते थे तो चीज़ें कितनी क्लियर होती थी। मतलब टीचर पढ़ा दिया, ठीक है, ये अभी हम शुरू में हमने गया, उसने बायनोमियल थ्योरम पढ़ा दिया, बायनोमियल थ्योरम तो 12 में है ना, बायनोमियल थ्योरम नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो पता ही होगा, चक्रवृद्धि ब्याज हमने पढ़ा लिया। तो जब सर पढ़ा देते थे तो बहुत अच्छे से वो हमको क्लियर हो जाता था, ठीक है। तो ये आपका प्लस पॉइंट है। तो मैं आपको, अगर आप विदाउट कोचिंग जाना चाहते हैं तो विदाउट कोचिंग में आपके पास 2 ऑप्शन है। एक मैंने बता दिया कि फाइनेंशियल वीक है बट आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो आप फर्स्ट वाला ये वाला आप लोग चूज़ करिए। लेकिन अब एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि वो कर ही नहीं सकता, ना ही खेत में कोई उसके पास है, ना ही उसके पास कोई रिलेटिव है जो कि उसका हेल्प कर सकें, या फिर उसके घर पे कोई ब्रदर या फिर कोई सिस्टर, कुछ भी, मतलब एकदम से वो जो है उसको खुद से करना है, जो भी चीज़ें करनी, कोई हेल्प नहीं कर रहा उसे। मतलब उसके पास लास्ट ऑप्शन है कि अब मुझे सेल्फ स्टडी ही करके निमसेट निकालना है, या फिर कोई एनआईटी मुझे तो लेना ही है। तो इसके लिए मैं फुल आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। सेल्फ स्टडी के लिए आपने सोच लिया है, अब जब सेल्फ स्टडी आपने सोच लिया है तो सबसे पहले देखो, अगर मैथ में बात करें, फिर उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें, कंप्यूटर हो गया और इंग्लिश हो गया, ये 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 4 सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले एक चीज़ समझ लेना, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा कम पता है, मतलब स्टार्टिंग जो होते हैं उसमें लोगों को पता नहीं है। आपको बता देता हूँ, यहाँ मैथ का वेटेज सबसे हाई होता है, मतलब 12% ऐसा कुछ, मतलब एक क्वेश्चन करोगे तो 12 नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ उसका होता है, क्योंकि 1000 नंबर टोटल होता है। तो इसका 4 नंबर, इसका 6 नंबर, इसका 8 नंबर, इसका 12 नंबर। तो एक क्वेश्चन अगर मैथ का आप करते हैं तो उसका 12 नंबर वेटेज मिलता है, रीजनिंग का 6 नंबर, इंग्लिश का 4 और कंप्यूटर का 8। तो आपके पास सबसे ज़्यादा मतलब टाइम देने का, सबसे ज़्यादा आपके पास मतलब मेहनत करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको किस में करना है, मैथ में, और उसके बाद कंप्यूटर में देखना है। अब एक चीज़ देखना, अभी हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको करना कैसे है, जैसे बहुत, अब देखो जब कोचिंग के लिए पैसे नहीं है तो इतना दिमाग में रखो, सबको सारी चीज़ें लोन से होने वाली हैं, क्योंकि एडमिशन जब कराओगे उस टाइम सारी चीज़ें आपको लोन से ही करना है। तो इतना दिमाग में रख लो कि आपके पास उतने भी फीस नहीं है कि किसी कोई कोर्स कर लो, इतना तो आपके पास पैसे हैं कि आपको मोबाइल में रिचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक तो ज़रूरी है ना सबके लिए, इतना यूज़ तो करते ही हो। तो कुछ 1 साल के लिए ये सारी चीज़ें बंद कर दो ना, इंस्टाग्राम आईडी। सॉरी, मैथ को आपको करना है तो सबसे पहले देखना एक चीज़, जब मैथ आपको करना है तो सबसे पहले जाना उसको डिवाइड करना, चेक करना कि इसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि पूछा जाता है। अच्छा, आपके पास फर्स्ट ईयर है, मतलब पूरे 1 ईयर है करने के लिए, तो कोई भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, जो हार्ड वाला, जो सबसे ज़्यादा
ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसको छोड़ दिए हैं, या फिर जो आपने एक साल पहले बहुत हार्ड क्वेश्चन इस चैप्टर पूछा था तो आपने समझ में अच्छा ये बहुत हार्ड पूछा था, मैं इस साल इसको नहीं करूँगा, नहीं किया और उस साल जाके बहुत ईजी क्वेश्चन एक पूछ दिया जो कि एकदम सिंपल में एक 10-12 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो इसलिए आपको छोड़ना नहीं है कोई चैप्टर। दूसरी चीज़ की आप पढ़ना कैसे है, देखो मान लो हमें पढ़ना है सेट। अभी आप जब स्टार्ट कर रहे हैं सेट ना, तो सेट करने का सबसे मतलब कोई भी सब्जेक्ट कोई भी आप लोग टॉपिक पढ़िएगा तो उसके पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। सबसे पहले देखो आपके पास फ्री अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने से कर लोगे, कहीं ना कहीं किसी से किसी रिसोर्सेज तो लोगे ही। आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च करना सेट, लेकिन सेट जो सर्च करना ना वो आईआईटी और एनआईटी के लिए, मतलब ट्रिपल आईटी सॉरी जेई के लिए, जेई में एनआईटी आईआईटी दोनों वही कराता है, तो जेई का सर्च करना जो कि सेट कोई टीचर पढ़ा रहा हो। तो सेट जब पढ़ा रहा होगा ना, सबसे पहले आपको वीडियो देखना है। आओ हम लोग एक बार पहले देख लेते हैं कि कोई है कि नहीं। मैंने यहाँ पे आके सर्च कर लिया सेट आईआईटी जेई फुल प्लेलिस्ट, तो देखो ये बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे। आपको मतलब दिमाग में ये रखना है कि उसी का फॉलो करना है जो कि आईआईटी लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कराता है। आईआईटी लेवल के क्वेश्चन को जो सॉल्व कराता है उसी चैप्टर को आपको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल ये फिजिक्स वाला है, इसने बहुत सारे 100 वीडियोस इसने अपलोड करा है सेट थ्योरी पे केवल, मतलब लिखा है, देखना इसमें जाके सेट थ्योरी के सारे हैं कि नहीं, मैं नहीं देख रहा अंदर जाके। और यहाँ पे देखना जेई प्लस सीबीएसई 2023-2024 सेट्स, तो इसने भी पढ़ाया, 14 वीडियो इसमें डाला है। तो आप लोग ऐसे वीडियोस को फॉलो करना जो आईआईटी एनआईटी को पढ़ाने वाले टीचर उनसे फॉलो करना, ना कि ऐसे कोई एक रैंडम छोटा सा वीडियो देख के खत्म कर लिए सेट, ऐसा कभी मत करना। अब देखो ना जेई मेन एडवांस सेट्स वन शॉट एक वीडियो में इसने पढ़ाया है। तो ऐसे जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं आईआईटी एनआईटी के लिए उनसे आप लोग जाके पढ़ना है, ठीक है। किसी ऐसे स्टूडेंट टीचर से नहीं पढ़ना है जो कि बस एक छोटा वीडियो पढ़ा के 11-12 वाले टीचर जो हैं उनसे नहीं पढ़ना है, इतना दिमाग रखना। मैथ हम लोग देख रहे थे, मैथ में हमने सबसे पहला चैप्टर उठाया था क्या, सेट पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हमने बताया था कि आपको यूट्यूब से जाना है और यूट्यूब से जो सबसे अच्छे आईआईटी और एनआईटी वालों के लिए, मतलब जो जेई के लिए पढ़ाते हैं उनसे आपको यूट्यूब से वीडियो देखना है। दूसरा चीज़, अगर ये देखो मैं एक चैप्टर के लिए बता रहा हूँ, सेम चैप्टर के लिए आप फॉलो करना और सबके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ नोट्स। क्योंकि देखो नोट्स नहीं बनाओगे ना, जब एग्जाम आएगा रिवीजन करने टाइम ना कहीं से भी यूट्यूब से देख लो या फिर कहीं से सर्च कर लो, समझ में नहीं आएगा वहाँ उस टाइम, या फिर आएगा तो बहुत सारी चीज़ छूट जाएंगी। हम नोट्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें जो हमें लग रहा है कि हाँ ठीक है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो अब लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता था, मुझे ये लिखना चाहिए नोट्स में, वो चीज़ें आपने नहीं लिखा, इसलिए बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, ये जब नेट से सर्च करोगे तो इसको नहीं पता चलेगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, आपको कौन सी रिवीजन करना था। ये नेट पे चैट जीपीटी पे इन सारी चीज़ों पे नहीं पता चलेगा, इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट मैंने बताया था कि एक चैप्टर को देखो, यूट्यूब वीडियो जाके सर्च करो जो कि जेई लेवल के एग्जाम को पढ़ाते हैं, उनसे आपको पढ़ना है, प्लस आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। अब आपने वीडियोज़ देख लिए, नोट्स बना लिए। अब जब भी नोट्स बनाना इतना हमेशा याद रखना, फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा लिया, यूनियन हमने पढ़ा ली, यूनियन होता है पता है ना, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, इन सारी चीज़ें होती है, सेट हो गए, सुपर सेट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन पढ़ना। अब हम मान लो हमने सुपर सेट पढ़ लिया, अब सुपर सेट पढ़ा तो हमें उस टाइम याद था कि ठीक है सुपर सेट ऐसे होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब काफ़ी दिन तक इसको रिवीजन नहीं करते तो ये भूलने लगता है। अब सुपर सेट को जब भी आपने पढ़ा सुपर सेट, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटा सा एक करके, क्योंकि नोट्स अभी हम बना रहे हैं तो नोट्स में छोटा सा एग्जाम्पल, एटलीस्ट जो टीचर पढ़ा रहा है उसको, अगर नहीं टीचर पढ़ा रहा है तो नेट से क्वेश्चन सर्च कर लो कि सेट सुपर सेट रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे डालोगे तो आ जाएगा बहुत। और नहीं आ रहा है तो चैट जीपीटी पे जाके डाल के देख लो आराम से, ठीक है। मैथ में एक चैप्टर आपने उठाया सेट, यूट्यूब से आपने जेई लेवल के जो वीडियोस को देखा, उसके बाद नोट्स बनाया। नोट्स में एटलीस्ट आपको 2 से 3 क्वेश्चन करना है हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का जो टॉपिक उसमें है, सेट हो गया, यूनियन सेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें उसमें है अभी, तो आप लोग देखना एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन करना, क्योंकि बाद में आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ये तो आपने सेट नोट्स कर लिया। थर्ड आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या आती है, आपने सेट वीडियो पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिया, तो आपको लगता है कि हाँ मुझे आ गया, मैं अब कर सकता हूँ, लेकिन आपने सबसे बड़ी गलती यही करा है कि आपने ये सोच लिया कि सेट कर लिया, हमने वीडियोस देख लिया, नोट्स बना लिए तो मुझे सेट आ गया। नहीं, अब आपको क्या करना है, सेट से अच्छा ये देखना, जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनके मैं रिकमेंड करूँगा, देखो
जो आपको मैथ आर डी शर्मा है ना, आर डी शर्मा का 2 बुक आता है, एक ऑब्जेक्टिव आता है और आर डी शर्मा एक होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या है, 11th और 12 वाला है, और ये ऑब्जेक्टिव के भी तो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, ठीक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो ये आर डी शर्मा के जो सब्जेक्टिव वाले 11-12 के हैं ना, ये भी करना है प्लस ये भी करना है। अच्छा, ये भी सोचोगे कि अच्छा ये इतना ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं, सब कुछ करना है क्या? एटलीस्ट स्टार्ट में आप लोग ऐसे, मतलब जैसे देखो, जो लगे कि हाँ क्योंकि इसमें इतने सारे क्वेश्चन अगर एक साल में करोगे ना तो इतना टाइम कम पड़ जाता है भाई, बहुत सारे। लेकिन ऐसा जो थोड़ा सा जिसका मैथ अच्छा है वो कर लेता है, बट बहुत लोग नहीं कर पाते। तो करना कैसे है, मान लो एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन को आप लोग जब स्टार्ट करना तो कुछ लोगों को स्टार मार देना। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा हाँ ये थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप दोबारा रिवीजन करने आएंगे ना तो जो स्टार मारे हैं आपको पता है कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का, इसको दोबारा करना चाहिए। और जो इजी लेवल का है, मतलब ये थोड़ा इसे इजी है, इसको स्टार मत मारना, इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देना। ब्लैंक छोड़ने से ये होगा कि आप अगर दोबारा आए, आपके पास कम टाइम था, तो आप इसको नहीं एक बार सॉल्व करिए, फिर भी आपको पता है कि हाँ ये इतना सिंपल है कि मैं कर लूँगा। तो जो लगे कि हाँ ये क्वेश्चन करना चाहिए, मतलब कि जो लगे कि ये क्वेश्चन हमें दोबारा पूछ सकता है, मतलब मेरे लिए टफ है, या फिर मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर लगता है कि एग्जाम में पूछ सकता है, उसको स्टार मार देना। और अगर आप 100 क्वेश्चन है तो उसमें 40 से 50 क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ स्टार मारना जरूरी है, तो स्टार मार देना। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि सिंपल तो है, आ जा रहा है, लेकिन फील हो रहा है कि ये एग्जाम में पूछ सकता है, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं, तो उसको भी स्टार मार देना। तो ऐसे सारे, अगर आपको 100 क्वेश्चन उसमें है, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 60 क्वेश्चन, इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, फिर भी 60 से 65 क्वेश्चन पकड़ लो जिसको आपको स्टार मार देना है। स्टार इसलिए मारना है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसको कॉन्सेप्ट यूज करके या फिर डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले आपने सेट ये वाला का ये नोट्स बनाया, उसके बाद सेट में आपने ये किताब मैंने बताया ना आर डी शर्मा के 2 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव में काम करना है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव बाद में करना है। अच्छा, किताब को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, सबसे पहले इसको देखना। तो अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट नहीं, इस वाले चैप्टर के सेट पे आपको कहाँ से करना है प्रैक्टिस, आओ आपको बताते हैं। देखो, सेट पे आपको प्रैक्टिस करना है। सेट के पास आपके पास 2 बुक है, आर डी शर्मा का 2 बुक है। कौन है? एक है 11th और 12 वाला आर डी शर्मा का, और एक ये आर डी शर्मा के 11-12 है प्लस ऑब्जेक्टिव वाले, इसका 2 वॉल्यूम होता है, एक वॉल्यूम फर्स्ट है, वॉल्यूम सेकंड है, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले जब आर डी शर्मा की 11-12 की, अच्छा एक चीज़ और, इन दोनों के इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन है, ठीक है। अब आप पूछेंगे इंग्लिश वाला ले कि हिंदी वाला ले, हिंदी वाला मत लेना, इंग्लिश वाला लेना। इंग्लिश वाला इसलिए लेना क्योंकि आपको हिंदी में तो एग्ज़ाम नहीं होता, मेरे तो हिसाब से नहीं था उसमें हिंदी में कुछ ऐसा, बट हिंदी में नहीं होता, इंग्लिश में ही सारी चीज़ें। इंग्लिश में बात करने लगोगे तो धीरे सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, इस पर भी बाद में बात करेंगे, बट इंग्लिश का ही लेके करना। अब आगे आर डी शर्मा में सबसे पहले आपको सेट के जितने चैप्टर है ना, इसमें जो भी चैप्टर है सेट के एकदम बेसिक। अच्छा देखो, आपको फर्स्ट टाइम आप जब जा रहे हैं करने ना, कितना भी इजी क्वेश्चन हो आपको सॉल्व करना है, आंसर लाना है, आंसर ला के आपको मैच कराना है, ठीक है। अच्छा, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट नहीं, मेरे सीनियर प्लस मेरे जूनियर भी कुछ ऐसे थे, जिनको मैं खुद पढ़ाया हूँ। तो वो लोग ना कुछ ऐसे भी थे जो कि विदाउट कोचिंग किए ही नहीं है, और वो भी NIT निकाल ली है। एक लड़का NIT त्रिची में आ गया था विदाउट कोचिंग का, जो कि मेरा जूनियर था। और बहुत ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि NIT त्रिची में तो का मुझे आइडिया नहीं और सारे है कि नहीं, बट NIT त्रिची से NIT जमशेदपुर में काफ़ी लोग गए थे, NIT इलाहाबाद में थे, सूरतकल में भी थे, वारंगल में भी थे। तो बहुत ऐसे NIT में जो मैं जानता हूँ जो कि विदाउट कोचिंग से भी गए थे। बेसिक हो गया ना उसी टाइम, ये नहीं कि आर डी शर्मा बात। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन सब पे नहीं आपको ध्यान देना है, ये अभी बहुत है, अभी तो आप स्टार्ट किए ना, सब पे क्यों फोकस करोगे। आर डी शर्मा आ गए, आप वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में देख लेना सेट किस में है, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। मे भी बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम आएगा, आपको हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं होगा, तो आपको हार्ड वाले को हैश बना देना है, सिंबल। इसका मतलब ऐसे कुछ भी सिंबल बना सकते हो, मैं हैश इसलिए बता रहा हूँ, आपको ये फील होना चाहिए ठीक है ये हार्ड था क्वेश्चन, मैंने नहीं कर पाया था, और मे बी अभी नहीं आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा जब से करूँगा तो इसको सॉल्व करूँगा, आज कैसे था, ये क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। अब देखना, ये वाला अब नहीं आ रहा है ना, तो आपके पास अब ये 2 ऑप्शन होते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें, हार्ड वाला। क्योंकि देखो, मीडियम और जो इजी और मीडियम, इसमें भी इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ना। हार्ड वाले पे जो बहुत ज़्यादा हार्ड लगे ना, उसको करना मत, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि जो बहुत ज़्यादा हार्ड है वो क्वेश्चन आ ही जाए, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के जो बहुत हार्ड क्वेश्चन है वही आते हैं, या फिर उसका कॉन्सेप्ट यूज होता है, मोस्टली नहीं होता है। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोग छोड़ के उसको जाइए, आप लोग उसको करिए ज़रूर नेक्स्ट टाइम के लिए। तो स्टार आपको कौन से मारना है, जो कि लगे हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। हैश किसको मारना है, जो कि लगे अभी मुझे नहीं आ रहा है, मैं बात को फिर बाद में फिर से इसको रिवाइज करूँगा तो इसको सॉल्व करूँगा। क्योंकि देखो क्योंकि अगर आप सेट स्टार्ट कर दिए और इसी क्वेश्चन हार्ड वाले पे
रुक के काफ़ी टाइम देने लगे, आपको नहीं आ रहा है, बहुत परेशान हो रहे हो, तो आगे आपको टाइम ख़राब आपका होगा। इससे अच्छा है कि 2-3 क्वेश्चन को हैश मार के आगे चलो। तो सेम ये चीज़ें आप अपना सकते हो। और प्रैक्टिस जब भी करना, एक नोट्स बनाना, देखो नोट्स बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूँ नोट्स बहुत जरूरी है। नोट्स बनाना, और वो नोट्स, ये नोट्स अलग होगा और ये नोट्स अलग होगा। ये नोट्स जो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन का केवल होगा, और ये नोट्स क्या होगा, इसमें जो थ्योरी आपने लिखा है, जो कॉन्सेप्ट आपने लिखा है किसी भी चैप्टर का, वो होगा। तो जो नोट्स आप ये बना रहे हैं ना, क्योंकि देखो जब लास्ट में आप रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट ना, तो इसमें नोट्स में आप देखो एक होता है, एक रफ वाला भी ले लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें नहीं लिख सकते ना। इसमें रफ में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ज़्यादा ईजी होंगे, या फिर आप लगेगा कि ठीक है इसको नहीं करेंगे, तो नोट्स में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसका आंसर लिखना, और उस आंसर लिख के उसको एक जगह रखना, क्योंकि बाद में यही सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट भूलोगे तो यही हमारा नोट्स हमें हमारा हेल्प करेगा। तो देखो ये मेरा मतलब, मैंने मेरे जो कुछ जूनियर थे उनसे भी मैंने बात करा था, क्योंकि जो कमेंट सेक्शन में आके कुछ लोग बोले थे कि ठीक है विदाउट कोचिंग वाला बनाइए, तो मैं बात किया था कि उन लोग क्या प्रैक्टिस किए थे, कैसे किए थे। तो उनका देखो सेम स्ट्रेटजी यही था, वो लोग ऐसे ही बता रहे थे। तो ये मतलब ये मैंने एक चैप्टर के लिए बताया, सेट के लिए केवल बताया, फिर उसके ऊपर कैसे नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस कैसे करना है। तो आपके पास क्या क्या हो जाएगा, सेट चैप्टर के लिए एक नोट्स होगा जिसमें आपका कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट किसका होगा, सेट के सारे थ्योरी, सेट थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट होगा। एक दूसरा नोट्स होगा जो कि सेट थ्योरी के सारे क्वेश्चन होगा उसमें। अब ऐसे इस वाले नोट्स में और आगे चैप्टर आप चले जाइए, फिर उस रिलेशन में आएगा आपका, उसके बाद फिर आगे और बाइनोमियल थ्योरम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी चैप्टर में। सारे चैप्टर को आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, प्लस आप इस वाले नोट्स में आपको क्वेश्चन को बनाना है। इतना आपको समझ तो आ गया कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि बुक्स में कैसे काम करना है, मतलब कौन सी बुक्स को प्रेफर करना है मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए। चलो अब हम लोग इसको पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने बता दिया था कि मैथ के लिए आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। देखो 11th और 12th का जो है RD शर्मा, ठीक है, RD शर्मा प्लस ऑब्जेक्टिव का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये RD शर्मा, दोनों RD शर्मा आपको करना है। अच्छा, ये बहुत लोग स्टूडेंट क्या कर देना, ये किताब ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, उसके बाद उन्होंने IIT का भी कोई एक किताब ले लिया, कोई JEE मेन का भी मैथ का कोई किताब ले लिया। तो इतने सारे किताब हो जाते हैं ना, वो लोग ना इतना रिवीजन नहीं कर पाते। मैं बोल रहा हूँ कि 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ लो। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा भाई ना, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, मोस्ट प्रॉब्ली ये चांस होगा आप कर जाएंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको लगता है कोई IIT वाला जो है बुक्स है बहुत अच्छा है आपके लिए, आपको दिमाग में ऐसा आ रहा है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। मैं ऐसा फोर्सफुली नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैंने जैसे फॉलो किया था, मैंने जैसे काम करा था उस हिसाब से मेरा हुआ था, तो मैं ही इसलिए बता रहा हूँ। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, मेरा रिकमेंड तो यही होगा, बाकी आप लोग जैसा देखिए जैसा आपको सही लगे। मैथ के लिए हो गया। अब आप रीजनिंग के लिए आ जाए। रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल का एक बुक आता है, इंग्लिश में लेना, हिंदी में मत लेना, भूल के भी हिंदी में मत लेना। रीजनिंग का RS अग्रवाल का बुक्स होता है, उसमें जो है ना, उसमें के जितने भी चैप्टर हैं, देखो अब ये जो मैं एक वाला फंडा बता दिया था सेट के लिए कैसे काम करना है, सेम ऐसे बुक्स आपको रीजनिंग के लिए भी करना है। रीजनिंग के लिए ऐसे आपको यूट्यूब पे जाना है। अब उसमें सोचो कैसे है, कौन किसी टीचर का फॉलो करें, उसमें भी देख लेना कौन सी व्यू बहुत ज़्यादा आया है, क्योंकि ज़्यादा व्यू तभी आएगा कोई अगर उस अच्छा पढ़ाया होगा, अच्छा उस सब्जेक्ट को पढ़ाया होगा, ज़्यादा व्यू होगा, उसके सब्सक्राइबर भी अच्छे होंगे। तो ये देखना, प्लस सारे वीडियोस को, मतलब ऐसा नहीं कि सबको देख रहे हो, ठीक है, एक बार रिसर्च करना पड़ेगा कि हाँ मेरे लिए बेस्ट कौन सा है, बट मैं रिकमेंड करूँगा जिसका व्यू ज़्यादा हो उसको थोड़ा ट्राई करना। सेम ऐसे करना RS अग्रवाल के लिए। अब आपका बच्चा कंप्यूटर पार्ट, देखो बहुत स्टूडेंट होते हैं ना कंप्यूटर वाले पार्ट को हल्के में ले लेते हैं। भाई 20 क्वेश्चन कंप्यूटर वाले का आता है, 8 दूनी 16, 160 नंबर, 8 का वेटेज अगर इसमें होता है तो सोचो कि 160 नंबर इसी से मिल रहा है, प्लस ये 20 क्वेश्चन में ना 10 क्वेश्चन एकदम ईजी, मतलब कि कोई भी एकदम ऐसे बच्चा, पैदा हुआ बच्चा वो भी कर लेगा। मतलब कहने का सेंस ये नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ईजी आता है, कोई भी कर लेगा। चल झूठा। तो ये 10 क्वेश्चन इतना ईजी आता है ना, मोस्टली कर लेते हैं। बट अगर आप तैयारी एकदम नहीं किए हैं, नहीं उसके बारे में जानते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी ये 10 भी करने में। आप 15 प्लस भी कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है भाई। अब उसको देखना, उसको करने का तरीका है। और कंप्यूटर का बता दे थोड़ा। अभी देखो ये कंप्यूटर वाले पार्ट में ये 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कंप्यूटर वाले पार्ट में 20 क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका जो सिलेबस है उसको देखना है। देखो ये सिलेबस जो है ना कंप्यूटर वाले पार्ट का, ये देख लेना इसमें क्या क्या है। जैसे देखो बाइनरी का कन्वर्जन, देखो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने बाइनरी कन्वर्जन सबसे पहले पढ़ाया था, उसको देखना एक बार, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर उसको फॉलो करना। बाइनरी कन्वर्जन हो गया, उसके बाद फिर
और याद नहीं आ रहा है मुझे अच्छे से, बट बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं ना, देख लेना एक बार उसको, क्या लिस्ट आउट कर लेना, जितने भी चैप्टर हैं लिस्ट आउट सब कर लेना। अब चैप्टर वाइज जाके यूट्यूब सर्च पे सर्च करना, ठीक है ऐसे होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे 10 कम्प्लीमेंट, 12 कम्प्लीमेंट, 8 कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 2 कम्प्लीमेंट क्या होता है, नेगेटिव नंबर का बाइनरी कैसे निकालते हैं, ऐसे बहुत छोटे छोटे से ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। उसको करोगे तो बहुत ईजी होता है, कर लोगे आराम से। तो रिकमेंड यही होगा कि यूट्यूब पे जाके सेम वही फॉलो करिए जैसे उसमें कहा था। देखो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप लोग विदाउट कोचिंग जाना चाहते हैं और एकदम से आपको मतलब कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मतलब आपको ठान लिया है आपने कि हमें विदाउट कोचिंग ही जाना है, हम विदाउट कोचिंग से ही हम तैयारी करना है, ठीक है, आप लोग इसके लिए जा सकते हैं। मेंटली आप प्रिपेयर हो जाए कि हाँ हम विदाउट कोचिंग का निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे मेरे जूनियर सीनियर भी थे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो लोग बिना कोचिंग के निकाले हैं। और जब आप लोग पूछे थे कि इसका वीडियो इस पे बनाइए, तो मैं क्या करा कि सबसे पहले अपने जूनियर से मैंने कॉल करा था, 3-4 लोगों से मैंने बात करा जिसने बताया कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी विदाउट कोचिंग का, मैंने कैसे तैयारी किया था, मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था। बट सभी लोगों ने बताया था, जो बिना कोचिंग किए गए थे वो लोग भी बोले थे कि थोड़ा सा कमी रह गया था, अगर मैं कोचिंग करता तो मैं और अच्छा कर सकता था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी चांस है, मेरे केस में मैंने बता दिया था, मेरे केस में मेरे मतलब खेत उतना ज़्यादा नहीं था, बट फिर भी मैं खेत अपना रख के मैं कोचिंग करा था। तो कोचिंग पे आप जाइए अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ऐसा करके कर सकता हूँ। और बाकी यही सेम प्रोसीजर वो लोग अपनाए थे, सेम इसी तरीके से पढ़े थे। मे बी कुछ ऐसा इसमें कॉन्सेप्ट हो, कुछ ऐसा तरीका हो जो कि आपको अच्छा ना लगा हो, आपको लगे कि हाँ इससे मैं बेटर कर सकता हूँ, इससे मैं और अच्छा कर सकता हूँ इस तरीके से, तो आप लोग उसके थ्रू भी जा सकते हो। बट एक बार इसको देख लेना, जैसा जो सही लगे उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और आपको बेस्ट ऑफ लक।